इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया था? अच्छा आता हुआ बीच में छोड़ दिया था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूरा नहीं हुआ बताया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन दूसरा क्या नाम था? फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा क्या नाम है? डिविडेंड डिसीजन। एफएम में ये तीन ही तो होते हैं मेन, इस चैप्टर में भी ये तीन ही बातें हैं थ्योरी की। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन वैसे तो दो टाइप के हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, कि आप फर्म को पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करोगे, या तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के जो डिसीजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट वाले डिसीजन को, लॉन्ग टर्म वालों को, लॉन्ग टर्म वालों को कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। इसका एक चैप्टर भी आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग का, सेकंड चैप्टर आपके उसी का आना है। तो कैपिटल बस्टिंग भी इसी को कहा जाता है। और कैपिटल बस्टिंग के जो डिसीजन होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, हाई वॉल्यूम वाले होते हैं, लार्ज अमाउंट के होते हैं, और नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो इसमें कुछ लाइनें तो आपको बताई थी, कहां तक बताई थी जरा बताना इनमें। चॉइस इज रिक्वायर्ड, यहां से बताना है क्या? कैपिटल बस्टिंग के बारे में ये बोला था। फिर आपको देखो चॉइस वाली लाइन आप लोग निकाल लो इसमें नोट्स में। चॉइस वाली लाइन से मैं शुरू कर रहा हूं। चॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अमॉन्ग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहा है ये कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, चॉइस जो है उसके लिए आपको क्या करनी होगी? चॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अमॉन्ग अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके पास जो भी पैसा है उसको इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या एवेन्यूज है, क्या क्या ऑप्शन है, उनके लिए आपको क्या करनी होगी? ये करें चॉइस करनी होगी। होता क्या है, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी फर्म हो, पैसा उनके पास जो लगाने के लिए होता है सबके पास ही लिमिटेड ही होता है। मतलब हमारे पास खर्चे के लिए ऑप्शन कई सारे हैं और पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम है। वांट एंड जिसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स एंड वांट, हमारे पास आवश्यकताएं ज्यादा है और उनको पूरा करने के साधन कम है। तो इसके लिए एक तरह चॉइस करनी पड़ती है कि क्या तो रिसोर्स है और क्या इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैव thus become the most important decision in the decision making process of a company। तो ये क्या कर रहा है कुल मिला के कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं हैव बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया या सबसे महत्वपूर्ण बन चुके हैं किसमें? डिसीजन मेकिंग के। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सबसे महत्वपूर्ण। सच डिसीजन आर इसेंशियली मेड, ये जनरल थ्योरी आ रही है, इसमें आप ज्यादा टेंशन मत लो, इसमें खाली आपको क्या रीडिंग लगा दी, इसमें प्रश्न नहीं बनते, और कोई थ्योरी का बन रहा है तो वो आइडिया लग जाएगा। सच डिसीजन आर इसेंशियली मेड, इसमें ये कह रहा है डिसीजन हम कैसे लेंगे? आफ्टर इवेल्युएटिंग द डिफरेंट प्रपोजल, अलग अलग प्रपोजल का इवेल्युएशन करके, विथ रेफरेंस टू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन ऑफ द कंपनी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, ग्रोथ को ध्यान रखते हुए हम अलग अलग ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन का एक सिलेक्शन करेंगे। प्रपोजल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक ही चीज खरीदने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे आपको नया मोबाइल खरीदना है तो अलग अलग बहुत सारी कंपनियां, एक ही कंपनी के अलग अलग कई सारे मॉडल होते हैं ना ऑप्शन में। तो वही बात कंपनी के लिए, कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, कौन सा प्रोजेक्ट लगाए, कौन सा प्लांट खरीदे, कई सारे ऑप्शन उसके पास हो सकते हैं। उनमें से कौन सा लेना चाहिए जिसमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो, ज्यादा ग्रोथ हो। आप मोबाइल को कैसे सिलेक्ट करते हो कौन सा खरीदना है? इससे ज्यादा लोगों को आप अपना इंप्रेशन लगा सकते। ये जो घर वालों को ज्यादा से ज्यादा महंगा हो उनको दिक्कत आए, तो ऐसी चीजें गलत है। कई बार देखते हैं खुद के पास तो, अपना पास तो मोबाइल आईफोन होता है और मम्मी पापा के पास देखते हैं तो वो कौन सा बोलते हैं उसको, कीपैड वाला होता है। तो ये स्थिति एकदम उल्टी है ना, खुद की कमाई से लाओ फिर पता चले। Such decisions are essentially made after evaluating the different proposal। इसमें एक अलग अलग प्रपोजल को इवेल्युएट करके डिसीजन लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए। Thus investment decision encompass wide and complex matter involving the following area। इसलिए ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है इसमें एक बहुत सारे मैटर्स आते हैं, बहुत सारा वाइड एरिया इसका, कॉम्प्लेक्स मैटर आते हैं इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग एरिया। जैसे इसमें कैपिटल बस्टिंग आ जाता है। एक तो कैपिटल बस्टिंग का भी आप जो पढ़ोगे उसमें, कैपिटल बस्टिंग में ये देखोगे कि आपको कोई प्लांट खरीदना है, कोई प्रोजेक्ट लगाना है, आपके पास मान लो 2 3 4 5 8 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए वो हमें कौन सिखाएगा? कैपिटल बस्टिंग सिखाएगा। ये लॉन्ग टर्म के डिसीजन लेने में मदद करता है कि अलग अलग ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन किस आधार पर सिलेक्ट करें वो आपको बताएगा। तो कैपिटल बस्टिंग भी इसी का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसी का पार्ट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी एक चैप्टर आएगा। रिस्क को मेजर करना वो भी इसी का पार्ट है, जिसको लीवरेज के नाम से पढ़ोगे आप। मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड करंट असेट्स वो भी इसी का पार्ट है। ये करें
मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड करंट असेट्स, ये हालांकि शॉर्ट टर्म असेट्स का हो गया पार्ट, इन्वेस्टमेंट में दोनों ही आते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो करंट असेट्स को मैनेज करना भी आ गया। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन बिजनेस को एक्सपांड करना है क्या, बढ़ाना है क्या, और कॉन्ट्रैक्शन मीन उसको कम करना है क्या, वो भी इसमें आते हैं। बिजनेस इन्वॉल्विंग बिजनेस फेल्योर एंड रीऑर्गेनाइजेशन। बाई और हायर और लीज एंड असेट्स, कोई असेट्स को हमें खरीदना है क्या और हायर, या फिर हमें किस पे किराए पे लेना है, खरीदना या किराए पे लेना वो। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन नीड टू बी मेड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन सच फैक्टर एज आर गिवन बिलो। अब नीचे क्या करा, ये ऑप्टिमम अगर डिसीजन लेना हो, ऑप्टिमम डिसीजन का मीन अगर हमें बेस्ट डिसीजन लेना हो कि हमारा सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट है वही सिलेक्ट हो, तो ऑप्टिमम बोलते हैं उसको, अनुकूल। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लेना होता है उसको ये करा टेकिंग इनटू कंसीडरेशन सच फैक्टर एज आर गिवन बिलो, उसके लिए नीचे बताए हुए करा फैक्टर ध्यान रखने होंगे, जैसे एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल आउटले एंड फ्यूचर अर्निंग ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। पहला तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल आउटले। कैपिटल आउटले क्या होता है, खर्चा, इन्वेस्टमेंट का बजट कितना है, कैपिटल आउटले पूंजीगत खर्च, तो उसका अनुमान लगाना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं कितना खर्चा आएगा, उनमें क्या कई हिडन एक्सपेंसेज हो सकते हैं, फिक्स असेट्स के अलावा उनमें टैक्स वगैरह लग सकता है, तो वो सारा एस्टीमेट लगाना कैपिटल आउटले का, एंड फ्यूचर अर्निंग, और उस प्रोजेक्ट से हमें भविष्य में कितनी अर्निंग होगी। कई बार ये होता है कि प्रोजेक्ट सस्ता देके हम खरीद लेते हैं लेकिन उसकी अर्निंग भी भविष्य में कम होती है, उसकी लाइफ भी छोटी होती है, तो हमें सारी चीज देखनी चाहिए। तो एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो ध्यान रखना चाहिए और उसका अर्निंग। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, हमारे पास उतना पैसा तो है क्या, कई बार हम पसंद कर लेते हैं कि पापा मुझे तो ये मोबाइल चाहिए, अब उतने पैसे तो है क्या अपने पास, वो भी तो देखना चाहिए कि क्या रिसोर्स है क्या। छोटे बच्चे तो रहे नहीं, छोटे बच्चे तो जिद कर ले, अपन को तो अपना घर का पता रहता है। और तीसरा सेट ऑफ स्टैंडर्ड, ऐसी कोई स्टैंडर्ड, ऐसी कोई विधि होनी चाहिए बाय विच टू सेलेक्ट ए प्रोजेक्ट, जिससे हम क्या कर सके, कोई प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सके फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। तीसरा ये करा हमारे पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड, ऐसा कोई विधि, ऐसा कोई मापदंड होना चाहिए जिससे हम क्या कर सके, एक प्रोजेक्ट को में चॉइस कर सके, सेलेक्ट कर सके। तो तीन चीजें सोच करके ये करा डिसीजन लेनी चाहिए। जहां पे भी पॉइंट बन रहे हैं ना कोई चीज की, उनका आगे एमसीक्यू तो मिल जाएगा, एग्जाम में आया हुआ हो या नहीं हो, लेकिन वो आगे थ्योरी में आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। जैसे इसमें 3 पॉइंट बन गए ना, ये एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल, दूसरा क्या बन गया अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, और तीसरा चॉइस करने के लिए स्टैंडर्ड। फिर दूसरा डिसीजन आता है देखो इसके बाद में, कौन सा, फाइनेंसिंग डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन। पहले नंबर पे आया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो तो ये बताता है कि आपको पहले ये सोचना है कि पैसा कहां खर्च करना है, कौन सा प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। दूसरे नंबर पे फिर आपको क्या सोचना होता है, पैसा आएगा कहां। हालांकि पहले भी दिमाग में रखना चाहिए, मतलब दोनों चीज साथ में सोचनी चाहिए। कई बार ऐसे नहीं कि हम बुकिंग करा के आ गए कि प्लॉट खरीद रहे और बाद में हम सोच रहे कि पैसा कहां से आएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। पहले दिमाग में प्लान तो रहना चाहिए कि यहाँ पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, वो तो होना चाहिए। तो फाइनेंशियल डिसीजन जो दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, पैसे से जुड़ा हुआ डिसीजन, इसके बारे में बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। डिटरमाइनिंग द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल डिसीजन इज द नेक्स्ट स्टेप। देखो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में तो वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम रिटर्न देगा, जिस प्रोजेक्ट की लागत तो कम हो और रिटर्न क्या है ज्यादा, रिस्क भी कम रहे। इसमें फाइनेंशियल डिसीजन में पैसा लाएंगे किसी से, उधार लाओ, चाहे लोन लेके लाओ, डिबेंचर इश्यू करो, चाहे कोई शेयर इश्यू करो, चाहे कुछ भी, तो वो पैसा की भी लागत तो आएगी ना, फाइनेंस जो करेंगे उसकी टाइम पर चुकाना भी पड़ेगा वापस, तो दोनों चीज देखनी होगी कि उसकी कॉस्ट भी कम आए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे इसको फाइनेंस में, तो उसकी कॉस्ट भी हमारे लिए कम आए और साथ ही साथ उसको टाइम पर चुकाने के लिए हमारे पास पैसे रहेंगे क्या भविष्य में, ऐसे नहीं कि हमारे पास फंड ही नहीं है, तो वो दोनों चीज देखनी। तो देखिए फाइनेंशियल डिसीजन में क्या करा ये, डिटरमाइनिंग द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके लिए हमें करा बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरा आपको जानो तो फाइनेंशियल डिसीजन के भी कल मैंने 2 टुकड़े कराए थे वैसे तो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म को क्या बोला था किसी को याद हो, कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे इसमें भी कैपिटल इन्वेस्टिंग के नाम से ज्यादा जाना जाता है, वैसे ही फाइनेंशियल डिसीजन भी ज्यादा किसके नाम से जाना जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी शॉर्ट टर्म के लिए आपको इनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, उनका अलग ही चैप्टर बना देगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक ही बात। कल जैसे मैंने आपको बोला था कैपिटल बस्टिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक ही बात है, और आज क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल डिसीजन दोनों क्या है, एक ही बात। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का मीन क्या हो गया कि आपके जो पूंजी आप फर्म की रखोगे उसमें जरूरी थोड़ी एक ही टाइप की पूंजी हो,
सारी इक्विटी शेयरिंग आप मिक्सअप करके रखते हैं आजकल पर में जो होती है, कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, डिबेंचर, लोन सब काम में लेते हैं ना। तो वो चारों पांचों का जो मिक्स होता है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल डिसीजन में यही तो तय करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर ही, कि पैसा इससे इतना ले लें, इससे इतना ले लें, इससे इतना ले लें। डिटरमाइनिंग द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल डिसीजन, देखो बीच में क्या लगा दिया इसने, और कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल डिसीजन, इन दोनों को एक ही मानना है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल डिसीजन जो होता है वो ये करा नेक्स्ट स्टेप है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन वंस टेकन। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लिया, उसके बाद में ये डिसीजन नेक्स्ट स्टेप में आता है। लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ ए सैंपल कंपनी, ये कह रहा है कोई कंपनी की बैलेंस शीट देखो। कभी बैलेंस शीट में असेट साइड होती है, लायबिलिटी साइड होती है। असेट साइड में जो फिक्स असेट्स आपको दिखती है, करंट असेट्स आपको दिखती है, वो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से हुई होगी सब, वो तो किससे पैदा हुई होगी? इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। और जो लायबिलिटी साइड दिखती है पूरी की पूरी, वो क्या है? फाइनेंशियल। सीधी सी बात है, पैसा आया कहां से? वो लायबिलिटीज में शो रहा होगा, खर्च का हुआ वो कहां शो रहा होगा? इन्वेस्टमेंट असेट्स। तो लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ ए सैंपल कंपनी, एक कंपनी की एक बैलेंस शीट देखिए, इंडिकेट दैट इट ऑब्टेन फाइनेंस फ्रॉम, और उसमें आपको ये पता चलेगा कि फाइनेंस कहां से आया होगा? शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर के अलावा किससे आया होगा? ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस दो टाइप के शेयर होल्डर से, डिबेंचर होल्डर से लॉन्ग टर्म बेसिस पे, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म बेसिस पे, या बैंक और कोई किसी दूसरे से क्रेडिटर वगैरह से शॉर्ट टर्म लोन एंड द लाइक, ऐसी कोई चीज। फिर लायबिलिटीज में ये चीजें मिलती है, लोन, डिबेंचर, शेयर, रिजर्व, ये सब इनसे पैसा आया होगा। फाइनेंशियल डिसीजन आर कंसर्न्ड विद द डिटरमिनेशन ऑफ, फाइनेंशियल डिसीजन में क्या चीज देखी जाती है? आर कंसर्न, ये इस बात से संबंध रखते हैं विद द डिटरमिनेशन ऑफ हाउ मच फंड टू प्रोक्योर फ्रॉम अमंग द वेरियस एवेन्यूज अवेलेबल। इसमें क्या देखा जाता है? हाउ मच फंड आर टू प्रोक्योर, कितना पैसा जुटाना है, किससे? अमंग द वेरियस एवेन्यूज अवेलेबल, जो हमारे पास अलग अलग एवेन्यूज हैं, जो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, उनसे कितना कितना किस ऑप्शन से पैसा जुटाना है। मतलब कितना पैसा कौन सा सोर्स से अपने को जुटाना है। जैसे इन्वेस्टमेंट में तो हम सोचते थे किस पे कितना पैसा खर्च करना है, और इसमें कितना पैसा किससे लेना है, अलग अलग ऑप्शन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? फाइनेंस मिक्स या कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनियां एक ही सोर्स नहीं लगाती। मान लो कंपनी को 100 करोड़ रुपया चाहिए कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो आप सेबी की बुक में पढ़ोगे भी सारा 100 करोड़ आईपीओ से नहीं जुटाया जा सकता, उसका कुछ फिक्स परसेंटेज तो डेब्ट के रूप में जुटाना होगा, कुछ उनको अपनी जेब में से लगाना होगा प्रमोटर को, कुछ पैसे का आप शेयर जारी करोगे, और भी कई सारे इसमें तरीके और काम में ले सकते हैं। मीन आपस में क्या बनाया जाएगा? सबका मिक्स। बोथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंशियल डिसीजन आर जॉइंटली मेड एज एन इफेक्टिव वे ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट यूनिट। ये दोनों डिसीजन साथ में लेने होते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन की तरह जॉइंटली मेड साथ में लिए जाने चाहिए एज एन इफेक्टिव वे, ताकि एक प्रभावी तरीका हो किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इन कॉर्पोरेट यूनिट कंपनियों के। जब भी कंपनियां कोई भी आपस में बड़ा प्रोजेक्ट करती है तो आप देखा करो उनका आईपीओ आता ही है, एफपीओ या आईपीओ आता है। क्यों? क्योंकि आईपीओ उनका एक तरीका है किसकी व्यवस्था करने का? फंड को रेज करने। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन साथ में लेने चाहिए। नो डाउट द प्रीव्यू ऑफ दीस डिसीजन इज सेपरेट, हालांकि इनका प्रीव्यू दोनों का अलग अलग है, बट दे अफेक्ट ईच अदर, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते, दोनों एक दूसरे पे असर डालते। मतलब आपके घर में जैसे मान लो एक आदमी को आपके खर्च का मैनेजर बना दे कि वो सिर्फ खर्चा करने का सोचेगा, दूसरे को कमाने वाला मैनेजर बना दे, ऐसा ही होता है घरों में। मम्मी तो क्या काम करती है आपकी? खर्च मैनेजर, और पापा क्या करते हैं? वो कमाने की मैनेजर। कई बार होती है ना दोनों में नोक झोंक, किस बात को लेके कि आप कमाओ पता चलेगा। कई बार घर वाले क्या बोल देते हैं, मम्मी क्या बोल देती है कि आप घर का काम करो फिर पता चलेगा मैं कैसे चलाती हूँ। तो वो दोनों में क्यों होती है? तालमेल कई बार बिगड़ जाता है, इस वजह से होती है। लेकिन रियल में दोनों एक देखा जाए तो दोनों ही फंक्शन अच्छे एफिशिएंट होना जरूरी है। ज्यादा खर्चा बिना सोचे समझे करेंगे तो भी गड़बड़ है, और आमदनी है उसको खर्च नहीं करेंगे तो भी इसेंशियल चीजें घर में नहीं आ पाएगी। तो दोनों को क्या करना चाहिए? करा जॉइंटली और अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक दूसरे पे असर पड़ता है। फाइनेंशियल डिसीजन एज डिस्कस अर्लियर एनकम्पास डिटरमिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी टू डेब्ट। फाइनेंशियल डिसीजन तो क्या तय करेगा कि डेब्ट कितना काम में लेवे, इक्विटी कितने काम में लेवे, पैसा किससे कितना लेवे, ताकि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हो उसके, अनुकूलतम पूंजी हो उसकी, एंड बैलेंस हो उसके फिक्स और वर्किंग कैपिटल में इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। मीन आपको फाइनेंशियल डिसीजन में ये देखना होता है कितना डेब्ट, कितनी इक्विटी, कितने प्रेफरेंस शेयर, कितने रिजर्व, ताकि अपनी बैलेंस शीट सही बन सके और फिक्स और वर्किंग कैपिटल दोनों ही फर्म को मिल सके।
दस इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एम, इसका मेन मकसद क्या है? मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क। इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अधिकतम करना और रिस्क को क्या करना, कम करना। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मकसद। इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इसी मकसद के साथ काम करता है कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या मिले, ज्यादा, और रिस्क क्या रहे, कम, कॉस्ट कम। तीसरा डिसीजन इन दोनों से थोड़ा अलग है। तीसरा डिसीजन इन दोनों से अलग है। वो शुरू में नहीं लेना पड़ता, वो कब लेना पड़ता है? जब कमा लिया उसके बाद सोचना पड़ता है कि अब ये पैसा किसको बांटे कि सब लोग खुश रहे। हालांकि कुछ लोगों को तो फिक्स है कि भाई इतना पैसा देना है, उनको प्रेफरेंस शेयर होंगे, उनका पहले से तय कर देंगे कि आपको तो इतना मिलेगा, चाहे कम कमाओ चाहे ज्यादा। डिबेंचर का भी फिक्स रहेगा कि भाई उनको फिक्स मिलेगा, लोन का भी फिक्स रहेगा, उनको कंपनी में कमाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर जो रियल ओनर होते हैं, उनको कंपनी से क्या होता है, कितना कमाई में हिस्सा मिला वो मतलब होता है। साथ ही साथ कंपनी को खुद को भी मतलब होता है। कंपनी सोच रही है कि मैं इतना इसको दे दूंगा, इसका इतना दे दूंगा, इसको इतना दे दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा? कंपनी खुद भी तो अलग अस्तित्व रखती है। सारा शेयर होल्डर को दे देती है क्या? वो नहीं देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास पैसा बचेगा तभी तो कंपनी ग्रो कर पाएगी। कंपनी अगर सारा पैसा ही बांट रही है, मैं अगर सारा कमाई में घर पे देता जाऊं तो कोचिंग में कोई नई चीज लानी होगी, कुछ भी काम करना होगा, वो कहां से करूं? ग्रोथ रुक जाएगी ना। तो रिटेन अर्निंग बोलते हैं। कंपनी जो आपको चुका देगी वो तो डिविडेंड हो गया, और जो कंपनी अपने पास रख लेगी वो क्या कहलाएगा? रिटेन अर्निंग, अपने पास रखने को बोलेंगे। तो देखिए ये डिसीजन भी सोच समझ के लेना होता है। शेयर होल्डर तो हमेशा क्या चाहेंगे कि पूरा 100% उन्हीं को दे दो। कि सर डिबेंचर को दे दिया क्या आपने? मैंने कहा हाँ। प्रेफरेंस को दे दिया? हाँ। टैक्स चुका दिया? हाँ। बोलेंगे कितना बचा? मैंने कहा 35 करोड़। बोलेंगे हमको दे दो ये 35 करोड़। कंपनी को वो तो नहीं रखना चाहते, कुछ समझदार शेयर होल्डर को छोड़ के। लेकिन कंपनी क्या चाहेगी कि उसके पास ज्यादा बचे। कंपनी को मान लो 50 करोड़ रुपया चाहिए अगले साल के लिए, वो क्या सोचेगी कि 35 करोड़ की व्यवस्था इन्हीं में से कर दो। 35 तो बच रहे हैं, वो तो ले लो, 15 करोड़ का कोई लोन वगैरह ले लेंगे। जबकि आप क्या चाहते हो कि 35 करोड़ पूरे हमें दे दें। तो ये कंट्रोवर्शियल हो गया कि नहीं हो गया? डिविडेंड डिसीजन बहुत कंट्रोवर्शियल वाला होता है। शेयर होल्डर चाहते हैं ये पैसा हमें मिले, कंपनी चाहती है उनको मिले। क्या करना चाहिए फिर? सोचो। आपको नहीं दूंगा तो आप नाराज हो जाओगे, और आप सारा ले लोगे तो कंपनी दुखी रहेगी। क्या होना चाहिए फिर? इसमें यह देखा जाता है कि बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन किसके पास है, बेटर अर्निंग कौन देगा। जैसे मैं आपको कहूं कि भैया पैसे लेके क्या करोगे आप? 35 करोड़ चलो मैं आपको दे देता हूं, आप क्या करोगे? आप कहोगे सर हम दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, घर में ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा कितना कमाओगे आप? आपने कहा सर 10% साल का कमा लेंगे। बाजार में हमारा पैसा आप हमें दे दो डिविडेंड, हम 10% कमा लेंगे। मैंने कहा तुम लेते हो उससे अच्छा मैं बाजार में मेरी कंपनी में पैसा रखो, मैं आपको 20% कमा के दूंगा। फिर आप क्या कहोगे? ठीक है सर पैसा आप ही रखो। कहोगे कि नहीं कहोगे? ये 35 करोड़ आप ही रखो। इसका मतलब कंपनी ज्यादा ऑप्शन अच्छा दे रही है। और इसी का अपोजिट भी हो सकता है। आपको उम्मीद लग रही है 20% की बाजार में, और मैंने कहा देखो मैं तो 10% ही दे पाऊंगा आपके साथ, इस पैसे से आपके से 10% और कमा दूंगा। आप कह रहे हो बाजार में 20% कमाई हो रही है, सर हमें ही दे दो, तो आप लो। इट मीन्स डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? उस कंपनी की आरओआई पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका जो पैसा है उससे मैं कितना और कमा के दूंगा, और बाजार में एनआरआर कितनी है। अगर एनआरआर से मैं ज्यादा कमा के दे रहा हूं आप मेरे को ही दे दो, डिविडेंड आपको दूंगा ही नहीं मैं। और अगर आपको ज्यादा मिल रहा है बाजार में, एनआरआर ज्यादा है मेरी कंपनी की कमाई से, तो बाजार में ले जाओ मेरे से पैसा सारा। ऐसा होना चाहिए। हालांकि दोनों ही ऑप्शन के बजाय लोग क्या पसंद करते हैं? तीसरा ऑप्शन पसंद करते हैं। मैंने कहा मैं ज्यादा कमा के दूंगा आपको, 20% कमा के दे रहा हूँ, बाजार में 10 ही मिल रहा है, 12 ही मिल रहा है। आपने कहा ठीक है सर लेकिन थोड़ा तो दे दो। आप क्या कहोगे? पूरा ही रखोगे इतने सर 35 करोड़? आप कहेंगे सर 10 करोड़ ही दे दो हमें, बांट दो हम सब शेयर होल्डर को। कुछ तो खुश करने के लिए देना ही पड़ता है ना। ऐसा नहीं होता कि सारा पैसा ही कंपनी रख ले। तो वो बैलेंस बनाना ही इसके अंदर, उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट, कि कमाई में से जितना हिस्सा आपको दे दिया उसको क्या बोला जाता है? पे आउट। अगर आपको पूरा ही दे दिया मैंने तो 100% पे आउट कहलाता है। अगर पूरा ही मैंने रख लिया तो 0% पे आउट कहलाता है। लेकिन कंपनियां जनरली में बैलेंस रखती है कि भाई आपको जैसे 60% दे दिया कमाई में से, 40 खुद के पास रख लिया, 80 दे दिया 20 रख लिया, 20 दे दिया 80 रख लिया। द डिविडेंड डिसीजन इज अनदर मेजर एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी एक एफएम का एक बहुत बड़ा एरिया है। फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट डिसाइड। इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है उसको डिसाइड करना होता है whether the firm should distribute all profit। क्या डिसाइड करना होता है? whether the firm should distribute all profit, कि क्या फर्म को सारा प्रॉफिट ही बांट देना चाहिए, और रिटेन देम,
या सारा ही खुद के पास रखना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूट ए पोर्शन या कुछ हिस्सा बांट देना चाहिए, एंड रिटेन द बैलेंस, और बाकी को खुद के पास रखना चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि सारा प्रॉफिट खुद के पास रखे, कि सारा बांट देवे, कि कुछ खुद के पास रखे, कुछ बांट देवे, वो सारा इसी में आता है। इसका एक चैप्टर भी आएगा, कौन सा, डिविडेंड पॉलिसी। थ्योरेटिकली द डिसीजन शुड डिपेंड, हालांकि थ्योरेटिकली अगर बात करें तो ये डिसीजन किस पे डिपेंड करता है, वेदर द कंपनी और इट्स शेयर होल्डर आर इन पोजीशन टू बेटर यूटिलाइज द फंड। ये डिसीजन ज्यादा किस बात पे डिपेंड करता है, जो मैंने आपको बताई थी ना अभी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंपनी या शेयर होल्डर दोनों में से कौन इस पोजीशन में है, कौन सी पोजीशन में, टू बेटर यूटिलाइज द फंड, कि दोनों ज्यादा कौन अच्छा से यूज कर पाएगा, मैं ज्यादा कमा के दे पाऊंगा या आप, एंड टू अर्न ए हायर रेट ऑफ रिटर्न, और ज्यादा कौन रिटर्न कमा पाएगा, मैं अगर ज्यादा कमा के दे रहा हूं तो मेरे पास ही रहने दो, आप ज्यादा कमा रहे हो तो ले जाओ। ए नंबर ऑफ अदर फैक्टर, इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर देखे जाते हैं, जैसे मार्केट प्राइस शेयर का क्या है, ट्रेंड ऑफ अर्निंग, अर्निंग किस रेट से हम कंपनी कमा रही है, ट्रेंड क्या है भविष्य का, टैक्स की पोजीशन क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कंपनी को फंड की जरूरत कितनी है, रिक्वायरमेंट, कंपनी एक्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन है तो वो क्या है, इन और भी कई सारे फैक्टर को ध्यान रखना होता है। एक तो सबसे मेन तो क्या ध्यान रखना होता है, फंड पे अर्निंग कौन कमा के ज्यादा देगा, रिटर्न फंड पे कौन ज्यादा दे रहा है। उसके अलावा अदर फैक्टर क्या हो गए, मार्केट प्राइस, ट्रेंड ऑफ अर्निंग, टैक्स कितना लगेगा शेयर होल्डर को, कैश फ्लो कंपनी के पास है क्या चुकाने के लिए, कई बार होता है पैसा कमा तो लिया कंपनी के पास लेकिन देने के लिए नहीं। आपने पूछा प्रॉफिट कितना हुआ, मैंने कहा 35 करोड़, आपने पूछा सर गले में कितने पैसे हैं, बैंक में कितने, मैंने कहा 5 करोड़, तो आपको 5 करोड़ का ही डिविडेंड दे पाऊंगा, चाहे आप ज्यादा कमा रहे हो तो कहां से, मैं को एसेट्स बेच के थोड़ी लाके दूंगा, या लोन लेके डिविडेंड नहीं चुकाया जा सकता। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए कंपनी को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, कई बार पैसा चाहिए ही नहीं कंपनी को, रेस्ट्रिक्शन क्या है कंपनी में, ये सब इंपॉर्टेंट रोल निभाते। फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक ए डिसीजन, फाइनेंस मैनेजर को ये करा एक डिसीजन लेना होता है रिगार्डिंग ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट, इसको लेके डिसीजन लेना होता है उसको, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट, ठीक है, अनुकूलतम डिविडेंड क्या है, एंड ही हैज आल्सो टू टेक डिसीजन रिलेटिंग टू बोनस इश्यू एंड इंटरिम डिविडेंड। कई कंपनियां बोनस शेयर भी जारी करती है, कई बार क्या होता है इंटरिम डिविडेंड भी दिया जाता है, अपने वर्ड सुना हो, इंटरिम डिविडेंड का मीन साल पूरा होने के पहले ही कंपनी डिविडेंड दे, वो डिसीजन कंपनी लेगी। इट कैन बी सेड, अब ये तीसरा डिसीजन भी पूरा हो गया, अब लास्ट में क्या करा, इट कैन बी सेड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ये तीनों डिसीजन एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। क्या इस डिसीजन का उन पे भी असर पड़ता है क्या, डिविडेंड डिसीजन का फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है। डिविडेंड अगर पे आउट आपको ज्यादा कर दिया तो बचा हुआ पैसा जो फाइनेंस के रूप में तो कंपनी के पास आगे भविष्य के लिए काम आ जाएगा ना, आपको 35 करोड़ में नहीं चुका होगा तो कंपनी 35 करोड़ का एक फाइनेंस का अपने आप ही व्यवस्था हो गई ना, 35 करोड़ की तो कोई शेयर ही नहीं जारी करने पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट के लिए आराम से खर्च करने के लिए पैसा हो गया, तो उन दोनों डिसीजन पे असर पड़ेगा, फाइनेंस कम करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसा आ गया। तो ये तीनों डिसीजन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न, अब लास्ट में क्या करा, ये एफएम जो है वो संबंध रखती है, किससे संबंध रखती है, विद ऑल द थ्री इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, ये तीनों से संबंध रखती है इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, ये तीनों को साथ में लेके चलती है। हेंस मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी, अब कोई कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल प्लान बना रहे हो, पॉलिसी बना रहे हो, इन टेकिंग थ्री इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो आपको ये तीनों डिसीजन साथ में लेके चलने चाहिए, कौन से, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड आर ऑलवेज हेल्पफुल, ये तीनों ही मददगार है टू द मैनेजमेंट टू टेक की कॉर्पोरेट डिसीजन, ताकि हम सही डिसीजन ले सकें, किसको लेकर के, एक्सपेंशन को लेकर के और डाइवर्सिफिकेशन। तो देखिए तीन चीजें आपके डिसीजन से जुड़ी हुई बातें पूरी होगी, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन आ रहा है, सुनिए आगे, डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, एक फाइनेंशियल मैनेजर को, एफएम को क्या सोच के देश का, जैसे अपने देश में वित्त मंत्री होता है वो पूरे देश का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, एक घर का जो मुखिया होता है वो पूरे घर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता है, वैसे आप कंपनी के अगर एफएम हो, फाइनेंशियल मैनेजर हो, तो आपको इन डिसीजंस में कुछ और कंसेप्ट बोल सकते हो, कुछ पुराने कन्वेंशन है, पॉलिसी है, वो भी बता रहा है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्या है देखो डिसीजन क्राइटेरिया, डिसीजन क्राइटेरिया डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, वैसे तो डिसीजन किस पे डिपेंड करता है, आप कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहते हो थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वैसे तो डिसीजन ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा, फिर भी ए फेयर डिसीजन क्राइटेरिया शुड फॉलो द फॉलोइंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल, आपका जो डिसीजन है वो ये करा, ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल को जरूर ध्यान में रख के होना चाहिए।
कौन से दो फंडामेंटल है जिनको ये तरह ध्यान में रखना चाहिए? पहला आपको बता रहा है बिगर एंड बेटर प्रिंसिपल। ये क्या होता है बिगर एंड बेटर प्रिंसिपल? हमेशा छोटे से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? जहां पे आपको बड़ा हिस्सा मिल रहा हो, ज्यादा लाभ का। कई बार क्या होता है जैसे दो ऑप्शन है आपके पास, एक में आपको प्रॉफिट कम कमाने का ऑप्शन है, दूसरे में ज्यादा कमाने का ऑप्शन। पहले में आपके बिजनेस करने के अंदर आपकी रिस्क भी लिमिटेड रहेगी, कैपिटल भी लिमिटेड रहेगी और आपके पास स्टाफ भी कम रखना होगा, सब कुछ लिमिटेड है। दूसरे में आपके पास चांस ज्यादा है। अगर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है तो वो किधर सोचे, छोटे बिजनेस का या बड़े बिजनेस का, कम प्रॉफिट का या ज्यादा प्रॉफिट का? ज्यादा। मतलब संतोषी जीव नहीं बन सकते कि जितना मिल रहा है सर उतना ही ठीक है, ये नहीं। एफएम कहता है कि आपको हमेशा किसके लिए भागना होगा? आज जितना उससे ज्यादा। कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकती कि मैं इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं अब हम खुश है, हमें इससे ज्यादा नहीं कमा, ऐसा नहीं कह सकते ना। जितना कमा रहे हो उससे हमेशा किसकी कोशिश करनी है? और ज्यादा। बिगर एंड बेटर प्रिंसिपल, जिस स्थिति में आप हो उससे भी ज्यादा, चाहे आप टॉप नंबर 1 में ही क्यों ना हो, फिर भी आपको आज एरिया के टॉप में हो, ग्लोबल में टॉप बनने की कोशिश करो, एशिया लेवल पे टॉप बनने की कोशिश करो, अपने स्टेट में टॉप बनने की कोशिश करो, मीन अपने से ऊंची सीढ़ी की तरफ देखो। सेकंड, a bird in hand is better than two in the bush. A bird in hand is better than two in the bush. ये अपने एक हिंदी में भी कहावत चलती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी का, ये इंग्लिश में कहावत का, इसका हिंदी में भी है लेकिन वो कहावत क्या मुहावरा शायद तो वो थोड़ा अपने लाइन लगे। इसका मेन ये होता है कि आपको जैसे मान लो एक तो भविष्य के अंदर कोई आपको ऑप्शन मिले, आज मिले, तो आप हमेशा कौन से को प्रेफर करना? प्रेजेंट वाले को प्रेफर करना। ए बर्ड इन हैंड मीन कोई शिकारी है, उसके हाथ में कोई पक्षी है और दूर उसको क्या दिख रहा है, जैसे झाड़ी में कोई पेड़ में उसको दो दूसरे पक्षी दिख रहे हैं, और वो हाथ वाले को छोड़ के उन दो को पकड़ने जाना चाहिए या वो हाथ वाले को रख करके खुश होना चाहिए? हाथ वाले को। ये कह रहा है ए बर्ड इन हैंड मीन आज प्रेजेंट में जो अर्निंग है उसका सेक्रीफाइस करके, ऐसा नहीं कि आप फ्यूचर के अंदर उसके लालच में चले जाओ किसी दूसरे के, कि आज आप बिजनेस कर रहे हो, आप कर रहे हो इसमें तो सर कम प्रॉफिट हो रहा है, इसको तो बंद करता हूं, दूसरा भविष्य में वो डबल प्रॉफिट वाला उसको चालू करता हूं। कई बार क्या होता है फिर दोनों से हाथ धो बैठते, अपने को लगता है कि वो जैसे इसमें कहावत में कहा ना, अपने हाथ में तो एक पक्षी है और आपको सामने कितने दिख रहे हैं? दो। आप उस एक को छोड़ दोगे, दो के चक्कर में पड़ोगे तो क्या होगा? वो दोनों ही हाथ धो बैठ सकते। इसका हिंदी में नहीं है क्या कोई आपको ऐसा लग रहा हो मुहावरा? एक वो चौबे जी का आता ना, चौबे जी थे, छब्बे जी बनने को निकले और दुबे जी बन के रह गए, नहीं सुना? आता है हिंदी में, आपने हिंदी आजकल सबकी वीक हो गई, और भी होते हैं हिंदी में तो कई सारे होते हैं ऐसे मुहावरे। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल सजेस्ट, पहला प्रिंसिपल तो क्या कहता है? बिगर बेनिफिट आर प्रेफरेबल टू स्मॉलर। आपको हमेशा छोटे की बजाय बड़े बेनिफिट का सोचना, बड़ी प्लानिंग करो, बड़ा बेनिफिट सोचो। Whereas the second one, जबकि दूसरा क्या कर रहा है? अर्ली बेनिफिट आर प्रेफरेबल टू लेटर बेनिफिट। अर्ली बेनिफिट को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए किसकी बजाय? लेटर बेनिफिट। मीन आपको मैं बोलूं कि आज मैं लाख रुपया दे रहा हूं, भविष्य में कोई स्कीम में आपको बोलूं 2 लाख रुपया, तो आपको कौन से प्रेफर करने चाहिए कि सर आज वाले दे दो लाख रुपया? ये शेयर होल्डर भी ऐसा ही चाहते हैं। शेयर होल्डर के जनरल दिमाग में क्या रहता है? मैंने आपको बोला कि देखो आज तो 35 करोड़ है, अगले साल आपको, इस साल आप सब्र कर लो, अगले साल आपको क्या मैं दूंगा? 50 करोड़ दूंगा। तो आप कहते हो नहीं सर पहले हमें 35 करोड़ तो दे दो आप लोग, ये कहोगे ना ज्यादातर। वो एक मानसिकता रहती है, फ्यूचर के बेनिफिट की बजाय अर्ली बेनिफिट प्रेफर करना चाहिए। डिसीजन क्राइटेरिया इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड, ये रहने दो दोनों लाइन। अब नीचे अलग टॉपिक आ रहा है 11, वैल्यू ऑफ फंड, रिस्क एंड रिटर्न। देखो इन तीनों डिसीजन के अंदर, कौन से तीनों? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। तीनों डिसीजन दो ही चीज को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं तीनों। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट में भी बोला था रिस्क कम रहे और रिटर्न क्या रहे? ज्यादा। फाइनेंशियल डिसीजन में भी बोला होगा रिस्क कम रहे और रिटर्न क्या रहे? ज्यादा। और इन डिविडेंड डिसीजन में भी रिस्क कम रहे, ज्यादा रिटर्न। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या रिस्क हो सकती है? रिस्क जैसे मैं कहूं कि मैं कोई स्कूल बना रहा हूं, कॉलेज बना रहा हूं बड़ी, और इतना करोड़ रुपया लगाऊंगा, ऐसे मेरे को कमाई होगी, वो क्या रिस्क है? इसमें नहीं है। हो सकता है कॉलेज चले, हो सकता है नहीं चले, हो सकता है ना प्रोजेक्ट फेल हो जाए, तो वो रिस्क है कि मैं इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं लेकिन उसमें रिटर्न मिल सकता है या नहीं मिलेगा। रिटर्न आमदनी को बोलेंगे, और रिस्क जो उसके अंदर नहीं होने का चांस हो, नेगेटिव का चांस है। फाइनेंशियल डिसीजन में क्या रिस्क है? फाइनेंशियल पैसा डूबने का नहीं, डूबा का तो तब ना जब हम पैसे लेके खा जाएंगे, अगले को चुकाएंगे नहीं। फाइनेंशियल रिस्क में अपने को रिस्क ये रहती है कि अगर हम सोचते हैं कि कोई लोन दे रहा है आसानी से,
लोन दे रहा है, डिबेंचर इशू कर रहा है और हम उनको खरीद लेते हैं, वो सोचते हैं कि खरीद लेते, डिबेंचर वगैरह से पैसा जुटा लेते हैं, लेकिन उन पे फिक्स कॉस्ट आती है। अगर आप उनको नहीं दोगे, मतलब वो देनी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट कम भी हो रहा है तो भी देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो वैसे आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर सब लोग, आपकी रेपुटेशन गिर जाएगी, इंस्टॉलमेंट होने की स्थिति आ जाएगी, आप एप्लीकेशन नहीं चुकाओगे तो वो आपके रिस्क का उनका पेमेंट टाइमली पीरियडिकल कर पाएंगे। पहले चीज सोचनी पड़ेगी कि डिबेंचर ले रहे हैं, इनका लोन का ब्याज वगैरह चुका पाएंगे क्या हम लोग। और तीसरी, डिविडेंड डिसीजन में क्या रिस्क रहती है, सारी रिस्क है। मैंने आपको कहा मैं 20% कमा के दूंगा, आपको तो 10 ही मिल रहा है बाजार में, आपने विश्वास कर लिया, मेरे को पैसे दे दिए, अगले साल मैंने ना 20 दिया ना 10 दिया, रिटर्न हो गया माइनस में। मैंने कहा कुछ नहीं बचा, लॉस में आ गई कंपनी, आप क्या करोगे, अचानक मार्केट गिर जाएगा, बाजार कंपनी का शेयर होल्डर भाग जाएंगे छोड़ छोड़, तो वो कंपनी के लिए रिस्क होगी ना, कंपनी बंद होने की स्थिति में आ जाए। तो तीनों में रिस्क है। और रिस्क में और रिटर्न में देखो पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन एक्चुअली इनको नेगेटिव बनाना चाहता है आपको। रिस्क बढ़ती है, रिटर्न ज्यादा चाहते हो, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आप कहते हो सर मेरे को, आप जैसे खुद कहते हो कि सर आपको अगर शेयर मार्केट का नॉलेज है तो आप मेरे को ऐसी कंपनियां बताओ जिनमें सबसे ज्यादा भाव बढ़ते हो, सबसे ज्यादा जिनमें कमाई हो, मतलब हाईएस्ट रिस्क की पूछ रहे हो आप लोग, मैं बता तो दूंगा उन पे रिटर्न। आपने तो मेरे को क्या पूछा कि सर सबसे ज्यादा रिटर्न कौन सी कंपनी देगी, किसमें सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ने का चांस है, मैंने 5-10 कंपनी के नाम बता दिए। फिर मैंने आपको लास्ट में क्या बोला, नीचे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई के नीचे मैंने आपको बोला कि इन सब में रिटर्न के साथ रिस्क भी सबसे ज्यादा है। अब जो समझने वाला है वो तो समझ गया, इसका मतलब 100 रुपए का शेयर है, 1000 का भी हो सकता है, तो 100 का शेयर माटी के भाव भी बिक सकता है, 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे क्या, तो या तो रोड पे आओगे या करोड़पति बन जाओगे, होता है ऐसा नॉर्मल कमोडिटी में और शेयर मार्केट में, है ना। उसकी वजह आपने कहा कि मुझे स्ट्रॉन्ग शेयर बताओ सर, ब्लू चिप कंपनियां बताओ जिनमें रिस्क बिल्कुल नहीं, तो रिस्क नहीं है उनमें आप इन्वेस्ट कर दो, लेकिन रिटर्न भी लिमिटेड ही मिलेगा। रिस्क नहीं है तो रिटर्न भी, आप शेयर खरीदोगे 5000 रुपए का, डिविडेंड कल को साल के अंत में मिला 20 रुपया, आप कहोगे सर क्या आपने शेयर बताया, अरे लेकिन उसमें स्टेबिलिटी है, उसमें भाव बढ़ेंगे 5-10% ही, लेकिन आपको कीमत मिल जाएगी। तो इसका मतलब रिस्क जिस चीज में ज्यादा है उसमें रिटर्न भी क्या है ज्यादा, और रिस्क कम है तो रिटर्न भी क्या है कम। ये सीधी सी बात है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बट एफएम क्या कहती है कि इनका ट्रेड ऑफ करो सर, ट्रेड ऑफ का मीन इनका बैलेंस ऐसा बनाओ कि दोनों उल्टे उल्टे हो, रिस्क कम रहे और रिटर्न क्या रहे ज्यादा। नॉर्मली पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन ये पॉसिबल कौन करता है, फिर एफएम फिनेंशियल मैनेजर का काम ये होता है कि वो रिस्क को तो क्या करे कम और रिटर्न को क्या करे। फाइनेंशियल डिसीजन इनका डिफरेंट डिग्री ऑफ रिस्क, फाइनेंशियल डिसीजन जो लेते हैं उनमें सब में देखो ये करा रिस्क होती है अलग अलग। एंड इन्वेस्टर डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट जो करते हैं टू इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड, देखो आपको बताओ तो रिस्क किसमें नहीं होती, अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई रिस्क नहीं, आरबीआई के बॉन्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, क्यों, वो तो शाश्वत है, हमेशा आपको पैसा मिलना ही है उनका, लेकिन रिस्क नहीं है तो उनमें रिटर्न भी बहुत कम होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रिटर्न बहुत कम होता है, 1-1.5%, 2% होता है साल का ब्याज, कौन लगाना चाहेगा उनको। ऑन द अदर हैंड एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैज लेस रिस्क, उसमें रिस्क कम है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बिल्कुल नहीं है, जीरो होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। लेस रिस्क एज इंटरेस्ट रेट इज नॉन, उसमें ब्याज की दर भी हमें पता रहती है और डिफॉल्ट रिस्क भी बहुत कम होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो अगर आपको रिस्क नहीं उठानी तो रिस्क बिल्कुल जीरो है, इंटरेस्ट भी बहुत कम है। ऑन द अदर हैंड, जबकि इसके विपरीत एन इन्वेस्टर वुड इनकर, एक इन्वेस्टर जो वो ज्यादा रिस्क उठाएगा कब, इफ ही डिसाइड टू इन्वेस्ट इन शेयर, अगर वो किस में इन्वेस्ट करने की सोचता है, कोई कंपनी के शेयर में, क्योंकि वहां रिटर्न क्या नहीं होता, सर्टेन नहीं होता। तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर कोई कहता है कि आपको रिस्क नहीं उठानी तो आप किस में इन्वेस्ट करने की राय दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। आप कहते हो नहीं रिस्क उठानी है तो किस में इन्वेस्ट करो, शेयर में। आपको मिनिमम बैलेंस रिस्क उठानी है तो आजकल म्यूचुअल फंड आ गए, वो इन दोनों को एफएम नहीं तो मैनेज किया है कि रिस्क कम रहे और रिटर्न क्या हो ज्यादा। However, the investor can expect, लेकिन इन्वेस्टर क्या चाहता है, ऊपर तो इसने देखो पॉजिटिव रिलेशन बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रिस्क कम है रिटर्न भी कम है, शेयर में रिस्क ज्यादा रिटर्न भी ज्यादा है, लेकिन इन्वेस्टर क्या चाहता है, लोग इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट ए लोअर रिटर्न, इन्वेस्टर को रिटर्न भी कम मिलेगा गवर्नमेंट बॉन्ड से और शेयर से रिटर्न क्या मिलेगा ज्यादा। रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न मूव इन टेंडम, अंडरलाइन करो, रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न मूव इन टेंडम, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों टेंडम में चलते, टेंडम होता है एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन, क्या होता है सेम डायरेक्शन, रिस्क एंड रिटर्न सेम डायरेक्शन में चलते हैं, टेंडम, ये वर्ड टेंडम याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू एक्सरसाइज में क्या होता है वैसा का वैसा लिखा हुआ रहता है,
तो टेंडम चलते हैं, जिसका मतलब एक डायरेक्शन, इसका मतलब ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर वुड बी द रिटर्न, ज्यादा रिस्क होगी तो ज्यादा रिटर्न। ये फाइनेंशियल मैनेजर, लेकिन अब एफएम के मैनेजर को क्या करना होता है, हैज टेक दिस डिसीजन, उनको ये सारे डिसीजन कैसे लेने होते हैं तीनों, इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि कंपनी का धन अधिकतम हो, एज रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, कंपनी का धन ज्यादा धन तभी होगा जब रिस्क कम होगी और रिटर्न क्या होगा, ज्यादा। Therefore, a financial manager is often required to trade off, इसलिए उसको इन दोनों में क्या बनाना होता है, बैलेंस, इसके बीच में रिस्क और रिटर्न। ट्रेड ऑफ का मीन क्या होता है, बैलेंस, ज्यादा। उल्टी चीज नहीं है, ये दोनों सीधी चीजें, दोनों साथ में पड़ रही है, और इन दोनों में क्या रखना होता है, बैलेंस। कि रिस्क जो हो वो टॉलरेबल लिमिट तक, टॉलरेबल लिमिट का मीन सहन करने योग्य तक सीमा हो, और रिटर्न भी क्या हो, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना। तो रिस्क और रिटर्न में बैलेंस बनाना होता है। एट द टाइम ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेते समय एफएम ट्राई टू अचीव द प्रॉपर बैलेंस, उसको बैलेंस बनाना होता है किसके बीच में, रिस्क और रिटर्न के बीच में, एसोसिएटेड विद वेरियस डिसीजन टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, तभी मार्केट वैल्यू अधिकतम। हर एफएम का उद्देश्य होता है शेयर होल्डर को खुश रखना। शेयर होल्डर कब खुश करते हैं, जब वेल्थ उनका बढ़ेगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। कंपनी की वेल्थ कब बढ़ेगी, जब मार्केट प्राइस शेयर का बढ़ेगा, और मार्केट प्राइस कब बढ़ेगा, जब रिटर्न ज्यादा होगा और रिस्क कम होगा। ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। कंपनी का मकसद ये होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मतलब शेयर होल्डर उनका धन बढ़ेगा तो खुश होंगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन धन का अधिकतम होगा। वो किससे जुड़ा हुआ, आपको बोला मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस ज्यादा होने से। मार्केट प्राइस किससे जुड़ा हुआ है, रिस्क और रिटर्न से, रिस्क कम रिटर्न ज्यादा। ए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, वो कॉम्बिनेशन जहां पे दोनों ऑप्टिमम हो, अनुकूलतम हो, रिस्क कम हो रिटर्न ज्यादा हो, मे बी नॉन एज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, उसे क्या कहा जाता है, रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ, जहां रिस्क कम और रिटर्न क्या हो, ज्यादा। एंड दिस लेवल ऑफ रिस्क रिटर्न मार्केट प्राइस विल बी मैक्सिमम, ये वो लेवल होगा जहां मार्केट प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम, और मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगा तो फर्म की वैल्यू भी ज्यादा से ज्यादा। आपको पूछेगा आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म, तो आएंगे वैसे तो ऑब्जेक्टिव, अभी फर्म के ऑब्जेक्टिव होते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपको बार बार बोल रहा हूं किस पे डिपेंड करता है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, रिस्क और रिटर्न। आगे डायग्राम सा भी देखा ना, तीनों डिसीजन के लिए क्या चीज देखी जाती है, रिटर्न और रिस्क। रिटर्न को मैंने ऊपर की साइड में दिखाया कि रिटर्न, हमें एरो का मतलब है इसका बीच में एरो लगाया हुआ ना एक, रिटर्न ऊपर की साइड में किया हुआ, मतलब रिटर्न क्या रखना है, ज्यादा, और रिस्क क्या रखनी है, कम। और दोनों में जहां बैलेंस हो वही मार्केट वैल्यू फर्म की अधिकतम होगी। ठीक है, तो इसमें भी पढ़ना है। आज जो चीजें बताई इनको रीडिंग लगाओ, एक्सरसाइज आप पढ़ोगे ना पहले चैप्टर की, फिर कहोगे सर सवाल तो क्या मालूम कितने कितने हार्ड बना रखे। तो सवालों में थ्योरी आप लोगों को मिलेगी इन्हीं में से पॉइंट में से, बस आप पहले इनको पढ़ना अच्छे से। ठीक है, फिर आप लोगों को बुक जरूर लेनी